मैं इस वक्त NA 230 के हल्का शहीद फाजलराव के सिविल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। ये जो टाउन है ये 35,000 से ज़ायद पर आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि तालके की आबादी 2 लाख से भी ज़ायद है। यहाँ डेली बेसिस पर दूर दराज देहातों से मरीज आते हैं और जिनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। अब हम यहाँ पे अस्पताल में जाकर डॉक्टर से और पेशेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनके क्या क्या मसाइल हैं। ये सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये जो इलाका है ये बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ ग़िज़ाई किल्लत की जो कमी बहुत ज़्यादा होती है, माँ में भी बच्चे में भी। तो अगर इसमें कोई डिलीवरी का केस ऐसा आता है जो माँ जो है ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होती है, तो ये पेचीदा केसेस कैसे हल किए जाते हैं? क्या ऐसे केसेस कितने ऐसे सामने आए? ऐसे काफ़ी केसेस आते रहते हैं। सबसे पहले तो हम एंटीनेटल में ही उनको न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट भेजते हैं, जो कि यहाँ पे न्यूट्रिशन का भी हमारे पास ऑफिस मौजूद है न्यूट्रिशन की। वहाँ उनको बच्चे को भी ग़िज़ा दी जाती है और माँ को भी ग़िज़ा दी जाती है। यहाँ पे मजीद कितनी फीमेल डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो यहाँ अपॉइंट हों तो मरीजों को मजीद जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल? अभी हमारे पास सिर्फ एक WMO मौजूद है। उस एक WMO पे हमारे पास जो है 24 आवर्स MLC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से वो अपनी WMO की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें कम से कम 4 WMOs प्रोवाइड की जाए, 4 से 5, ताकि हम लोग इस सर्विसेज को और इम्प्रूव कर सकें। और चूंकि OT का काम चल रहा है और अगर गायनोकोलॉजिस्ट अपनी OT सर्विसेज देने स्टार्ट करेंगी तो यहाँ OPD के लिए और लेबर रूम के लिए हमें WMOs चाहिए होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि 4 से 5 WMOs हमें दी जाएं ताकि इसको हम मजीद बेहतर बना सकें। तालका हॉस्पिटल शहीद फाजलराव के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि इस अस्पताल में कौन कौन से मसाइल हैं और गुज़श्ता जो 5 साल गुजरे हैं उसमें कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की गई हैं? सर, फैसिलिटीज़ के लिहाज के जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो सब हम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास पीडियाट्रिशियन है तो हम पीड्स वार्ड चला रहे हैं, पीड्स के जो है दे रहे हैं। TB क्लिनिक के लिए हमारे पास जो है TB क्लिनिक है, जीन एक्सपर्ट की रिपोर्ट हो रही है, स्पिर में भी हो रही है। दूसरी रिपोर्टें जो है एसेंशियल है वो लेबॉरेटरी की हो रही हैं, एक्सरे सर्विस है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे टोटल स्टाफ कितना है, कितनी शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं या नहीं है? स्पेशलिस्ट हमारे पास सर्व आर्थोपेडिक सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। बाकी सारे स्पेशलिस्ट की सीटें वैकेंट पड़ी हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो बड़े में बड़े मसाइल है वो MOs नहीं है, WMOs नहीं है। ग्रेड 18 और 17 की सब सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं, कोई अपॉइंटमेंट उन पे नहीं हुई है। हमारे पास सिर्फ एक डॉक्टर है 17 का जो हमारे पास ओरिजिनल पोस्टेड है यहाँ पे। बदीन के हल्का NA 223 में पीने के साफ पानी की फराहमी हमेशा से एक अहम मसला रही है। इस पर काबू पाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से गुज़श्ता कई सालों में जो है मुख्तलिफ मनसूबे भी शुरू किए गए। इन्हीं में 100 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मनसूबे भी शामिल थे जो कि छोटे बड़े शहरों में लगाए गए। इस वक्त मैं तहसील शहीद फाजलराव में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हूँ। ये इसकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए में है, ताहम ये गुज़श्ता 13 साल से गैर फ़ाल है। 35,000 से ज़ायद आबादी है इस तालके की, इस शहर की, लेकिन ये जो प्लांट है ये जो है पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सका और ये मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से शहरी हैं वो मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ज़ेर ज़मीन का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, गदा गाड़ियों और रक्षा पर इस पानी की जो है सप्लाई की जाती है। मज़ीद हम इस अहम हल्के के शहरियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं और उनके क्या और कौन से मसाइल हैं। करोड़ों रुपए की लागत से जो ये फिल्टर प्लांट लगाया गया है यहाँ पर तालाबों के लिए, ये नकारा पड़ा हुआ है, कोई इसमें कोई पूछताछ नहीं है। ये और जो पानी है वो गंदा। यहाँ तो चलो शहरी निज़ाम में जो वाटर सप्लाई और अपना बोरों का पानी इस्तेमाल किया जाता है, गांव देहात के लोग जो हैं वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर जानवर भी उसी जगह पर पानी पीता है, इंसान भी वही पानी पीता है। तो ये जो इतना लागत, जो करोड़ों रुपए की जो लागत से ये बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया है? ये तो बंद पड़ा हुआ है। ये जब से हमने देखा है ये बनाया गया था, इसकी फोटो सेशन तो बहुत मकदार पर हुई थी, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर आए थे लीडरान जो इसका इफ्तिताह करने के लिए, पर इसको आज तक इस्तेमाल तो नहीं करवा सके। फिर वो गुलारची की इस जो आबादी, जो 35,000 की आबादी से जो
मुश्तमिल है ये शहर, इस चीज़ से वो मुतासर हो रहा है। तो खुदारा इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और इसको चलवाया जाए। आपके हल्के में गुज़श्ता 5 साल में कौन कौन से मंसूबे दिए गए हैं, वो मंसूबे मुकम्मल भी हुए हैं या नहीं हुए हैं? शहरियों को कहाँ तक कितनी और सहूलतें दी गई हैं? मंसूबे तो बहुत सारे दिए गए कागजों में। मैं आपको जैसे कि हमारे इधर खड़े हैं, हमारे सामने ये फिल्टर प्लांट है, करोड़ की लागत से बनाया गया फिल्टर प्लांट। इसके लिए लाइनें भी बिछाई गई, रोडों को उखाड़ा गया। 5 साल हो गए ना उन लाइनें बिछ गई हैं, ना मैं पानी मिला, ना मैं रास्ते मिले। यहाँ के लोग तो मैं वो क्या मसले बताऊँ, साफ पानी नहीं है, तालीम नहीं है, रोड नहीं है। हमारे पास तो सेहत भी नहीं है, प्रॉपर सेहत भी नहीं है। आप चले जाएँ सिविल हॉस्पिटल, आप देखें वहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, पूछेंगे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर की कमियाँ हैं। ये अब तो हम इनको वोट 30 साल से हमको आजमा रहे हैं, बार बार वही चेहरे हम इनको वोट दे रहे 30 सालों से। अब तो हम तंग हो गए, इनसे बेजार हो गए। इंशाल्लाह इस बार हम कोशिश करेंगे कोई नया चेहरा आए जिसको हम वोट दें, पर इस बार इनको हम वोट नहीं देंगे। मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर बदीन की रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ की हम आवाम से जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और इनके इलाके में क्या कौन कौन से तरक्याती काम किए गए हैं। भाई हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है इधर। तकरीबन 10-15 साल से तुम देख रहे हो सामने ये खड्डा पड़ा है, ये रेलवे सारी टूटी पड़ी है। अंदर गांव में जाएंगे तो आपको खड्डे मिलेंगे और पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है, बेचारी औरतें जाकर पानी दूर दूर से भरती हैं। आप बताएं कि आपके इलाके में बुनियादी मसले कौन कौन से हैं जो हल किए जाने चाहिए? हमारे पास पहले तो ड्रेनेज का बड़ा मसला है, बड़ा इशू है। जब भी बारिशें आती हैं तो औरतें घरों में से पानी निकालती हैं, 3-3, 4-4 मंथ हो जाते हैं। अभी भी 4 महीने जो पहले जो बारिश आई थी आप देख सकते हैं सामने, अभी इस महीने पानी जाके निकला है। और दूसरा इशू बहुत बड़ा जो है वो पानी भी हमारे पास नहीं आता, पीने का साफ़ पानी नहीं आता। और उसके अलावा लाइट तो है ही नहीं, ये हमारे सारे बंदे खड़े हैं, इनको भी पता है लाइट हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। यहाँ के बहुत सारे वोट होते हैं और ये जो पोलिंग होती है वो बहुत ही कंपटीशन वाली होती है। उसके बावजूद भी जो नुमाइंदे यहाँ से जीत के जाते हैं उन्होंने कभी हमारा काम नहीं किया, आते ही नहीं है। 5 साल बाद अभी इलेक्शन आए, अभी ज़ाहिर होंगे, बाकी तो पता नहीं कहाँ होते हैं वो। ड्रेनेज का बड़ा इशू है और रोड भी आप देखोगे खड्डे लगे हुए हैं। अभी तो जो गलियाँ बनाई थी वो 3-4 महीनों के बाद फिर से ख़राब हो गई। ऐसा काम किया कि बस वो पैसे जो है खा गए, बाकी हल्का फुल्का काम करके दिखाने के लिए किया था, वो भी अभी फिर से खड्डे हो गए हैं रोड में। ज़िला बदीन का शुमार उन अजला में होता है जहाँ की 68% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ गुज़श्ता 15 सालों में तालीमी शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो हज़ारों तालिब इल्म है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। प्राइमरी सतह पर अगर बात की जाए तो ज़िले में टोटल 2703 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें से 372 स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें ही नहीं हैं। बच्चे और बच्चियाँ जो हैं खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि 648 ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतें इंतहाई ख़तरनाक हद तक शिकस्ता हो चुकी हैं और किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। जबकि 746 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलियात जिनमें वाशरूम्स, पीने का साफ़ पानी समेत दीगर सहूलतों का शदीद फुकदान है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं इस वक्त ये टीचर से बात करूँगा। आप ये बताएँ कि ये कौन सा स्कूल है, कितने बच्चों की यहाँ पर एनरोलमेंट है और क्या सहूलतें यहाँ पर जो दस्तियाब होनी चाहिए? ये स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी इलियास उमरो है। यहाँ पे 350 से ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ़ गाँव से आ रहे हैं, वो इधर पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो है ना, एक तो फर्नीचर नहीं है, आसमान के नीचे और दरख्त के नीचे जो है ना हम बिठा के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और टीचर्स की भी कमी है और क्लासरूम भी नहीं है, बहुत परेशानी है। सर्दी में और गर्मियों में जो है ना हम इधर बैठ के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं वो अपना फ़र्ज़ नहीं पूरा कर रहे हैं। ये देखें आप, हालत देख रहे हैं बच्चों की, जो है ना सर्दी में बच्चे रोज़ बीमार हो जाते हैं और गर्मी होती है तो धूप में जो है ना बच्चे भी जो है ना बैठ नहीं सकते हैं। फिर भी हम जो है ना अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम दें इनको। और हमारी गुजारिश है कि जो है ना हमें फर्नीचर और टीचर्स की जो कमी है वो भी पूरी करें। मगर अब जो है ना इतने टीचर भर्ती हुए हैं, फिर भी जो है ना हमारे पास जो 350 बच्चे पे जो है ना 5 टीचर हैं। हम नॉन टीचिंग स्टाफ वाले जो है ना वो पढ़ा रहे हैं इधर। तो मुझे मेरी गुजारिश है
जो है ना हमारे पास जो टीचर की कमी है वो पूरी करें और फर्नीचर और रूम की जो है ना वो ज़रूरियात पूरी करें हमारी। हम ये स्कूल में मौजूद नन्हे मुन्ने तालिब इल्मों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेटा, आप ये ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होती? हमारे स्कूल में ना फर्नीचर है, हम सर्दी में बाहर बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे बीमार होते हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारे पास बिल्डिंग की भी कमी है, हमें बिल्डिंग दीजिए, और टीचर्स की भी कमी है। हम बाहर बैठे होते हैं, ठंडी हवा लगती है, हम बीमार हो जाते हैं। मैं इस वक्त सिंध यूनिवर्सिटी लाड कैंपस बदीन में मौजूद हूँ। इस कैंपस का क़याम 2011 में अमल में लाया गया था। इस वक्त इसमें 4 डिपार्टमेंट में 800 से ज़ायद तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कैंपस भी जो है शदीद मसाइल का शिकार है। हम यहाँ पे मौजूद जो तालिब इल्म और टीचर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके कौन कौन से मसाइल हैं जो कि हल नहीं हुए हैं। जी सर, बताइएगा। जी, इस टाइम हम सिंध यूनिवर्सिटी लाड कैंपस बदीन में खड़े हैं। ये सिंध यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कैंपस है जिसका क़याम जो है 2007 में हुआ था बतौर कॉलेज के तौर पे। उसके बाद 2011 में इसको अपग्रेड करके कैंपस का दर्जा दिया गया और 2016 में फिर पहले 3 डिपार्टमेंट में 1 डिपार्टमेंट का इजाफा करके 4 डिपार्टमेंट, जिसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स, जिसमें 800 से ज़्यादा जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी 2012 से ADP के तहत जो है इसके लिए बजट मंजूर की गई, लेकिन फिर वो मुसलसल जो है ना वो रिफ्लेक्ट तो होती रही मुख्तलिफ ईयर्स बजट में, लेकिन उसमें वो पैसे जो है ना रिलीज़ ना हो सके। अच्छा सर, इस कैंपस में अभी जो 800 बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सहूलतें नहीं है, गंदा पानी खड़ा है, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं? देखें, यहाँ पे इस कैंपस से अपने तौर पे यूनिवर्सिटी जो अपनी बजट है इन तमाम बच्चों को जो है पिक एंड ड्रॉप्स देती है। मेरे बैकग्राउंड में आपको जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, गोलाची, खोसकी, टनोबागो, कडन, तलार, इनसे हम जो है उनको पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के मेन इशू ये कि ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये मुसलसल जो है ना हर साल बारिश के पानी में जो है ना ये पूरा इलाका डूब जाता है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। दूसरा, ये बिल्डिंग जो है, जितनी भी गवर्नमेंट ये अमलाक है, इनको बहुत शदीद किस्म का जो है नुकसान पहुँच रहा है सिर्फ इस नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 17 से ज़्यादा फैकल्टीज़ का अप्रूवल है जो हम पढ़ाएं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इतने लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये जो लिमिटेड बिल्डिंग है जो इस्लामिया कॉलेज का हिस्सा था जहाँ पे इस कैंपस का आगाज़ हुआ था, तो अब हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है जिसमें हम मज़ीद बच्चों को पढ़ा सके। तो एक और बड़ा मसला ये है कि हमारे पास अगर फुल फ्लेज ये बिल्डिंग बन जाए, जो 94 एकड़ ज़मीन मौजूद है उस पर, तो हम ये 17 फैकल्टीज़ वहाँ पे आ जाएंगी। हमारे पास ये मुकम्मल एक यूनिवर्सिटी हो जाएगी जिससे हम अपने आने वाले नस्ल में, अपने आने वाले बच्चों को एक ना सिर्फ ताबनाक फ्यूचर दे सकते हैं, लेकिन ये जो बुनियादी मसाले हैं इससे भी हम जो है ना वो निजात पा सकते हैं। सिंध का ज़िला बदीन जो कि मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास की काश, जिनमें चावल, टमाटर, सूरजमुखी, सरसों समेत जो दीगर फसलें शामिल हैं, इनकी काश के हवाले से पूरे मुल्क में ख़ुसूसी अहमियत रखता है। चावल की फसल यहाँ की मरकज़ी फसल का भी दर्जा रखती है और 7 लाख से ज़्यादा एकड़ रकबे पर यह फसल काश की जाती है। इसी तरह टमाटर की फसल भी यहाँ पर बड़े रकबे पर काश की जाती है। खुर्दनी फसलें जिनमें सूरजमुखी और सरसों की फसल शामिल है, ये भी जो है इंतहाई बड़े रकबे पर काश की जाती हैं। लेकिन गुज़श्ता 5 सालों में जो ज़रूरी शोबा है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहा। खाद की किल्लत, सूरजमुखी के बीज की मिलेक मार्केटिंग और चावल की फसल के मुनासिब नर्ख ना मिलने के सबब आबादगार जो हैं वो परेशानी का शिकार रहे। हम इन आबादगारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके कौन कौन से मसाइल हैं जो कि हल किए जाने चाहिए और किस तरफ जो नुमाइंदे हैं इनके, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जहाँ खड़े हैं और डिस्ट्रिक्ट बदीन है। डिस्ट्रिक्ट बदीन का जो हल्का है वो 223 है, वहाँ हम खड़े हैं। जैसा कि बदीन जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, पूरा पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, मगर बदीन ख़ास करे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। जैसा कि 5 सालों में ज़राअत के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम जो हारी और ज़मींदार आबादगार है उनको दरपेश आए हैं, जिनमें ख़ास कर पानी का मसला था, इरिगेशन। ये बदीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो 20 लाख एकड़ पे मुश्तमिल है। उनको जो पानी आता है वो फुलेली और अक्रम वहाँ से आता है।
जब बारिशें ज़्यादा होती है तो ड्रेनेज का भी मसला होता है और यहाँ सैलाब आ जाता है और बदीन को नुकसान आ जाता है। आप ये बताइएगा कि हालिया दिनों में हमने देखा कि ज़िला बदीन जो है कुदरती आफात की ज़द में रहा, तो उससे ज़राअत को कितना नुकसान पहुँचा, तो पिछले दौरे हुकूमत में इनसे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए गए और आइंदा क्या इक़दाम करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कुदरती आफ़ात जो हमेशा बदीन ज़िले को डैमेज करती हैं, मैं कहता हूँ वो कुदरती आफ़ात भी हैं, लेकिन यहाँ के जो आला इदारे हैं या जो उनमें रहने वाले लोग हैं उनका भी हमें डुबोने में बहुत बड़ा किरदार रहा है। जो भी यहाँ पे काम होते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने और पैसा खाने के लिए होते हैं, उनका लोगों को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको कि पिछले 3 सालों से हमारी टेल आबादगार एसोसिएशन की एक जदोजहद चल रही है बदीन की टेलों के पानी के लिए, बदीन समेत पूरी सिंध में पानी पहुँचाने के लिए। जब हमारी ये तहरीक शुरू हुई उस टाइम मीर गुलाम अली टालपोट डायरेक्टर था। हमारी जदोजहद के बाद उसको उसके अहदे से हटाया गया, लेकिन अभी हमें एक उम्मीद जागी कि हमारा जो अकरम वाह है उसको अपग्रेड करके उसके पानी उठाने की कैपेसिटी बढ़ा के हमारी टेलों को सरसब्ज़ आबाद किया जाएगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट का नाम है सवात प्रोजेक्ट। उसका डायरेक्टर फिर मीर गुलाम अली को मुकर्रर किया गया है और इस टाइम अकरम वाह की 96 आरडी से वो अपनी सखर बैराज की ज़मीनें आबाद करने के लिए एक वाटर कोर्स निकाल के लेके जा रहा है, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन वो अपने हथियारबंद बिठाकर कोर्ट में केस चलने के बावजूद, हमारी जदोजहद चलने के बावजूद वो वाटर कोर्स कोटड़ी बैराज का पानी सखर बैराज पे ले जाने के लिए बनवा रहा है और हमारा पानी चोरी करेगा। हम कहते हैं एक बार फिर हमारी टेलिंग को बंजर और गैराबाद करने का मंसूबा है ये। हल्का एन 223 की आवाम का कहना है कि सेहत की नाकाफी सहूलियात, तालीमी शोबे की ज़बूहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, बुनियादी सहूलियात का फुकदान समेत कई ऐसे मसाइल हैं जो कि गुज़श्ता कई सालों से जूं के तू हैं। अब देखना यह है कि आम इंतखाबात 2024 में कामयाब होने वाले अवामी नुमाइंदे किस हद तक इन मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाते हैं।